हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक रेस्पिरेशन। आज की इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में भी, और यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की जगह मैं एक वर्ड लिखना चाहूँगा प्लांट्स में भी। प्लांट्स का रेस्पिरेशन तो मतलब बहुत छोटा है, 1 मिनट से कम में ही हो जाएगा, उसमें हमें इस बार ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। तो अब हमारा सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो रेस्पिरेशन होता क्या है। वो आज का जो टॉपिक है रेस्पिरेशन, बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब पढ़ेंगे उसे अच्छे से, बट इतनी बड़ी वीडियो नहीं होने वाली। आज के इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन वर्ड से, कि मतलब रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन के अगर मैं आपको डिफाइन बताऊं तो आप उसी से समझ जाओगे मे बी कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस, इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ, दिस अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ। किसका ब्रेक डाउन होता है? हमारा जो बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है वो होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन O2 की मदद से। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है O2 की मदद से। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन तो हो जाता है, पर वो किसके अंदर, मतलब ब्रेक डाउन होने के बाद वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? दिस अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरूवेट में ही ये बदल जाता है, into pyruvate with the help of, with the help of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से ये सारी चीजें अंडरगो होती हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है ये? अब ये ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल। हमारा कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल का ही फूड होता है, मैंने शायद डाइजेशन वाले टॉपिक में आपको बताया था। ठीक है, मॉलिक्यूल्स नहीं, मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। और पायरूवेट जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेस्पिरेशन का पूरा डिफाइन है। तो इससे आप थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे, जिसमें ब्रेक डाउन होता है तो वो रेस्पिरेशन कहलाता है। ये हमने रेस्पिरेशन की डिफाइन जो हमारी है क्लियर कर ली, मतलब रेस्पिरेशन क्या होता है हमने ये समझ लिया। अब रेस्पिरेशन के भी कई अलग अलग तरीके होते हैं। क्या? रेस्पिरेशन के भी कई तरीके होते हैं। जैसे कि अब हम लिखेंगे, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हमारा क्या टॉपिक रहेगा अब? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में ब्रेक डाउन तो होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, या अगर पहुंच भी पाती है तो बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है। तो ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होती है। क्या नाम होता है, आप उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमें नाम देखने से पहले यहाँ ये लिखना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन टेक टेक्स प्लेस। ये वाली लाइन को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इस चीज को आप याद रखो, कि नोट करो इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि जो रेस्पिरेशन है वो दोनों में हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो होता ही होता है, साथ ही में विदाउट ऑक्सीजन भी ये होना पॉसिबल
है रेस्पिरेशन का। ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपना अपना टॉपिक हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं, मतलब कैसे कैसे होती है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पहला टाइप जो होता है रेस्पिरेशन का, पहला टाइप जो होता है एरोबिक। पहला जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, देखो ध्यान से समझना कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। अब एरोबिक का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है एरोबिक का मतलब। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता क्या है, सबसे पहले हमने डिफाइन में पढ़ा, ग्लूकोज जो है वो टूटना होता है ग्लूकोज का। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जो है इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। हमें इस एरो पे एक चीज लिखनी पड़ेगी, ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हो गया ग्लूकोज के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस तो हुआ, लेकिन वो कहाँ हुआ, ग्लाइकोलाइसिस होता है ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस पहले साइटोप्लाज्म में हो गया। अब ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, पायरूवेट में। ये हो गया कन्वर्ट पायरूवेट के अंदर। रुको मैं इसे थोड़ा सही से लिख देता हूँ पायरूवेट को। पायरूवेट में ये कन्वर्ट हो गया। अब पायरूवेट में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। मैंने पहले लिख के बता दिया था आपको, मैं फिर भी लिख देता हूँ दोबारा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और ये कितना है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, 3 कार्बन और ये है 6 कार्बन। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि ये जब ये चीज तो हमेशा होएगी, ये चीज आप एरोबिक में पढ़ो, या एक दूसरा टाइप होता है एनएरोबिक जिसमें एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, उसमें पढ़ो। ये चीज तो होती है, लेकिन अब पायरूवेट जो है, पायरूवेट जो है वो फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें क्या बना के देता है, एक सेकेंड मुझे एक बार ये दोबारा बनाना पड़ेगा। ऑक्सीजन की मदद से हमें क्या बना कर देता है, O2 की मदद से, O2 यहाँ पर प्रेजेंट होएगी, O2 की मदद से ये इसकी साइड क्या होगी, ये ज़्यादातर लोगों ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी करेंसी भी कहलाती है, जहाँ पर हम पावर हाउस भी कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वहाँ पे हम, वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर ये O2 के साथ मिलकर हमें एनर्जी देगा। कितनी एनर्जी देगा, कैसे देगा, वो भी लिख लेते हैं। CO2 देगा, CO2 तो होएगी, क्योंकि सेलुलर एक तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन ही हो रहा है, रेस्पिरेशन का टाइप देख रहे हैं। तो एक चीज याद रख लेना कि जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होगी या रेस्पिरेशन होगी, इतना याद रख लो, तो CO2 तो बनेगा, CO2 तो बनेगा। CO2 बना, और साथ में हमारा H2O भी बनेगा, H2O भी बनेगा। प्लस में, प्लस में ये इसके साथ याद रख लो, 6 CO2 बनेगा, 6 H2O बनेगा, और साथ में 38, ये थोड़ा सा एडवांस के लिए है, ATP भी बनेंगे। ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म आपको 9th से पता होनी चाहिए। एडिनोसाइन, स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ सही कर लेना। ट्राइफॉस्फेट, ये होती है ATP की फुल फॉर्म।
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसमें ये कन्वर्ट कर देता है इन चीज़ों को, किसमें, इसमें। इसको भी मैं अलग से रख देता हूँ इस बॉक्स के अंदर। ये चीज़ें यहाँ पर हमारे पास बन जाती हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये O2 मिलने के बाद ये सारी जो चीज़ें बनी, इसका एक नाम होता है क्रेब्स साइकिल। ये एनसीईआरटी के लिए इतना जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी वालों को ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जिसने 10th के बाद बायो लेनी है तो वो ये चीज़ें याद कर सकता है। ठीक है, जिसने 10th के बाद बायो लेनी है वो ये चीज़ें, या वैसे भी नॉलेज के लिए आप लोग याद कर सकते हो, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है, एरोबिक में तो यही हुआ। अब हम आ जाते हैं एनएरोबिक के अंदर, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के भी फर्दर दो टाइप होते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के फर्दर दो टाइप होते हैं। या तो पहला लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्या, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा जो है वो है एब्सेंस ऑफ, टोटली नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, टोटली ऑक्सीजन ही नहीं है। ठीक है, तो ये दो टाइप इसके होते हैं। अब पहला प्रकार हम इसका देख लेते हैं, ग्लूकोज कैसे तोड़ता है, मतलब ग्लूकोज कैसे टूटता है। तो सबसे पहले हमने पहले देखा था कि ग्लूकोज जो है, ये क्या हो गया, एरो ऐसा बन गया, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगा, फिर ये किस में बदल जाएगा, पायरुवेट में बदल जाएगा। ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन मोलिक्यूल, 3 सेंटीमीटर ना समझ लेना भाई, अब मैंने ऊपर लिख दिया था, कोई नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 3 कार्बन नहीं है, ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन मोलिक्यूल, ये है 3 कार्बन मोलिक्यूल। ठीक है, ये है 3 कार्बन मोलिक्यूल। अब इसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ O2 में, लैक ऑफ O2 में क्या होगा हमारे पास, लैक ऑफ O2 के अंदर हमारे पास अच्छा ऐसे याद रख लो, लैक में L आ रहा है ना, तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। जिनको थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो वो ऐसे याद रख लो, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। प्लस साथ ही में लैक्टिक एसिड के, मैंने क्या बताया था ऊपर की, एक चीज़ तो हमारे पास छूटती छूटती है जब भी रेस्पिरेशन होता है, CO2। और वहाँ 38 थे ना, तो यहाँ 2 ATP छूटेंगे, यहाँ पर 2 ATP छूटेंगे। इस चीज को याद रख लो। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला C3H6O3, जिसे याद करना है कर लो, वैसे तो सही है, याद कर लो। वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया, ये कहाँ होता है, मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस, मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स के अंदर ये चीज होती है। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस 2 ATP में टूट गया। ठीक है, उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला जो टाइप है वो भी देख लेते हैं एक बार, क्या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, नहीं ये तो हमने नहीं लिखा था, हम सीधा रिएक्शन ही लिखते हैं, रिएक्शन नहीं मतलब प्रोसेस ही लिखते हैं सीधा। क्या होता है पहले, ग्लूकोज, या यहीं से हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए यहीं से लिख लेते हैं। इसी के बाद क्या चीज़ हो रही है हमारे पास, इसी के बाद हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ O2 के अंदर हमारे पास बन रहा है इथेनॉल। क्या बन रहा है, इथेनॉल। प्लस में एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी, CO2 बनेगा ही बनेगा। प्लस के अंदर में यहाँ पर भी 2 ATP बनेंगे, यहाँ पर भी 2 ATP बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 ATP, ये कहाँ होता है, यीस्ट में, यीस्ट में होता है फर्मेंटेशन के दौरान, यीस्ट में होता है फर्मेंटेशन के दौरान। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बता देना, मतलब
आप ठीक कर लेना खुद ही। इसके बाद इथेनॉल का फॉर्मूला, इथेनॉल का फॉर्मूला आप मेरे को कमेंट डाउन करके बताओगे कि इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, या इतना ज़रूरी नहीं है तो आप कमेंट मत करो, मैं बता देता हूँ। C2H5 एंड मे बी OH होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। CO2 और 2 ATP बनेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, ये चीज़ हमने देख ली। ठीक है, ऐसे रेस्पिरेशन होता है। मिलता कैसे है ऑक्सीजन, ये चीज़ अब देखते हैं कि ऑक्सीजन मिलता कैसे है। सबसे पहले छोटा सा जो प्लांट्स का रेस्पिरेशन है वो देख लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स के रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स लिख लेते हैं आप, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के रेस्पिरेशन में कुछ नहीं होता, प्लांट्स टेक ऑक्सीजन एंड गिव CO2। हाँ, प्लांट CO2 देते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। आप कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार जो प्लांट्स हैं वो तो क्या करते हैं हमारा, कि हमें O2 देते हैं, तो ये CO2 कहाँ से मिला? तो CO2 वो रेस्पिरेशन के दौरान छोड़ते हैं। तो कहाँ कहाँ से? एक तो पहले स्टोमाटा से, स्टोमाटल ओपनिंग से, या स्टोमाटा ही लिख देता हूँ। ठीक है, पहला स्टोमाटा से, दूसरा रूट्स या रूट सरफेस से, या बाय रूट, जिसको लिखना है बाय रूट लिख लेना, और लेंटिसेल्स से। अभी लेंटिसेल्स क्या होता है इसको हम अ, थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखते हैं। देखो, दो तरीके की स्टेम होती है, एक तो ग्रीन स्टेम, एक तो ब्राउन स्टेम। ग्रीन स्टेम में स्टोमाटा होता है, और ब्राउन स्टेम स्टेम जो होती है ना, जो ब्राउन कलर की स्टेम होती है, ब्राउन कलर इसके अंदर है नहीं, आई थिंक है। ब्राउन कलर की जो स्टेम होती है ना, ऐसे, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे लेंटी सेल्स होते हैं। मैं एक बार उसकी पिक्चर भी आपको शो कर देता हूँ। ये होते हैं लेंटी सेल जो मैंने आपको बताया ना, ये देखो, जैसे ये सारे पोर्स हैं, तो ये जो पोर्स होते हैं तो इन्हें हम लेंटी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेंटी सेल्स के द्वारा भी हमारा रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स का रेस्पिरेशन तो मैंने जैसे कहा था कि आपको बहुत कम समय लगेगा इसके अंदर, तो ये तो खत्म हो गया। और इतना सब हमें प्लांट्स के रेस्पिरेशन में करना भी नहीं है। ठीक है, हमें ज़्यादा तो अपने रेस्पिरेशन जो ह्यूमन बींग्स का होता है उसमें ज़्यादा करना है। तो अब टॉपिक डाल लेते हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, मतलब हम यही देखने वाले हैं कि ऑक्सीजन तो पहुंचता है, CO2 की जगह CO2 भी निकलता है, ऑक्सीजन पहुंचता है। मतलब CO2 जो है वो, उसका एक्सचेंज हो जाता है और O2 ब्लड में मिक्स हो जाता है, क्योंकि हमें ग्लूकोज जो है ब्लड में ही होता है, तो हमें उसके साथ हमें O2 मिलाना है ताकि हमें एनर्जी बने। ठीक है, ब्लड सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बने, 38 ATP बने। तो उस चीज़ के लिए ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट से अंदर। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो रेस्पिरेशन होता है कहाँ से चालू होता है, आप सोचो आपका रेस्पिरेशन कहाँ से चालू होता है? ऑब्वियसली नोज से, सबसे पहले नोज से चालू होता है। तो सबसे पहले हमारा रेस्पिरेशन जो है नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स से चालू होता है। नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं? जहाँ से एंट्री या एग्जिट होता है, एंट्री और एग्जिट होता है। ठीक है, किसका एंट्री या एग्जिट होता है? एयर का, एयर का। एयर ही जाता है, ऑक्सीजन नहीं जाता, ओनली एयर ही जाता है, लेकिन ऑक्सीजन ही एक्सचेंज हो पाता है। कैसे हो पाता है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि ओनली ऑक्सीजन ही क्यों हो पाता है। ठीक है, सबसे पहले नोस्ट्रिल से चला गया। नोस्ट्रिल के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पर हेयर लाइक वो होते हैं, मतलब हेयर्स होते हैं जो कि प्योरीफाई करते हैं बेसिकली एयर को। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है आपके नोज के, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम पूरा बोलते हैं नेसल चैम्बर। हमारा नेसल चैम्बर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हेयर्स होते हैं। हेयर्स होते हैं, क्यों होते हैं? प्योरिफिकेशन या फिल्टरेशन, फिल्टरेशन, आई शुड राइट फिल्टरेशन, प्योरिफिकेशन तो नहीं लिखना चाहिए।
प्योरिफिकेशन अलग मीनिंग निकल के आएगा। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर होता है, ठीक है, एयर का फिल्ट्रेशन हो गया। हेयर्स के बाद क्या प्रेजेंट होता है? हेयर्स के बाद हमारे पास होता है म्यूकस। म्यूकस ये पेट वाला नहीं है, म्यूकस यहाँ पे है कि जो भी हमारे पास डस्ट वगैरह है उसके अंदर, जो भी डस्ट रह गई है वो क्या हो, चिपक जाए, स्टिकी होता है, म्यूकी होता है, म्यूकस होता है स्टिकी, ठीक है। म्यूकस हो गया। म्यूकस के बाद हमारे पास होता है हमारा ओल्फैक्टरी नोब। ये थोड़ा सा एडवांस है, हल्का सा एडवांस मैं आपको बता रहा हूँ बस। ओल फैक्ट्री नोब जो आपको सूंघने के लिए मदद करता है। फिर कुछ बोन्स प्रेजेंट होती है, अगर आप पीछे हाथ लगाकर देखोगे तो यहाँ पर कुछ बोन्स होती हैं। वो बोन्स क्यों होती हैं? क्योंकि बाहर से मान लो हमने कोई ठंडी हवा या गर्म हवा इनहेल करी, तो गर्म हवा इनहेल करने पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर मान लो उस हवा से थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा है, या ठंडी हवा इनहेल करने पर, चलो हम ठंडी हवा का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ठंड में आपने देखा होगा जब आप ठंडी हवा को इनहेल करते हो, क्या ठंडी हवा को जब आप इनहेल करते हो तो क्या होता है, आपका ये वाला हिस्सा जो है ना एकदम ठंडा हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो हवा है वो यहाँ से थोड़ी देर के लिए टकरा टकरा कर अपना टेम्परेचर जो है बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल कर लेती है, फिर हम जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ठंडी थोड़ा सा ठंडापन आ जाता है इस वजह से ही, क्योंकि यहाँ पर बोन से हवा टकराती रहती है। तो ये हमारा नोस्ट्रिल से चालू हो गया। नोस्ट्रिल्स के बाद क्या आता है हम इसको डायग्राम की मदद से देखेंगे, पर अभी हम ऐसी एक बार समझ लेते हैं। फेरिनेक्स आता है, फेरनेक्स बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, फेरनेक्स आता है। अभी जो फेरनेक्स होता है ये क्या होता है, ये होता है कॉमन पाथ, हमने जो देखा था उसमें भी, कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर के लिए कॉमन पाथ होता है फेरनेक्स, ठीक है। फेरनेक्स हो गया। फेरनेक्स के बाद आता है लेयरनेक्स, ठीक है, लेयरनेक्स, वॉइस बॉक्स जिसे हम कहते हैं, ये वॉइस बॉक्स, ठीक है, ये वॉइस बॉक्स होता है। ये मोर प्रोमिनेंट होता है बॉयज में, एडम एप्पल जिसे हम कहते हैं ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है उनके अंदर। ये चीज़ जो होती है ना हमारा एडम एप्पल, ये होता है लेयरनेक्स। ये सभी में होता है, ये वॉइस बॉक्स होता है। अगर आप इसे छू के बोलोगे तो आपकी आवाज़, मतलब जैसे मेरी अभी चेंज हुई, तो वो आपकी आवाज़ चेंज हो जाएगी अगर इसको आप ऐसे बोलोगे। तो उसके बाद क्या आ जाती है, ब्रोंकाई, ब्रोंचाई। अब इधर से याद रखना क्या है, डायग्राम के वक्त आपको याद आएगा तो आपको हाँ लगेगा कि हाँ हमने यही समझा था और ये चीज़ें हैं। पहले आ जाती है ब्रोंचाई, फिर उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, यही प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंचाई, फिर टर्चियरी ब्रोंकाई, फिर आ जाते हैं हमारे पास ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, फिर हमारे पास आ जाता है एक सेकेंड ब्रोंक्यूल्स। एक सेकंड मैं जरा इधर कर लेता हूँ। अब ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे पास क्या आता है, एक सेकेंड हम यहाँ पे एक बार मैं लिख लूँ। ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं ना हमारे पास, तो ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं लास्ट स्टेज हो जाती है, उसके बाद ना इतना डिवाइड हो जाते हैं कि थिन एकदम थिन मेम्ब्रेन वाले एक सैक्स बन जाते हैं, एल्वियोलार सेक्स यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जिसे हम एल्वियोली कहते हैं एक वर्ड में। इसी को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई इसे हम कहते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम डायग्राम की मदद से भी एक बार देख लेते हैं पूरा, ठीक है। नाउ अब बारी आ जाती है डायग्राम से देखने की। अब मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सी चीज आती है, एक सेकंड। सबसे पहले हमारे पास जो चीज आती है, या मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को ना बड़ा बनाना पड़ेगा डायग्राम, क्योंकि आपको मेरे को एक चीज भी समझानी है उसके अंदर।
तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा ना बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा आपके लिए इस बार। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से डायग्राम को देखना। यहाँ से ये बना, ये मैं थोड़ा सा नेक थोड़ा सा मैं बड़ा ही रखूँगा इस बार, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ होती है जो मेरे को आपको समझानी है। यहाँ से हम गए, यहाँ से फर्दर डिवीज़न होगा, लेकिन अभी हम यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो होता है, यहाँ माउथ होते हैं, यहाँ टीथ है, ये यहाँ पे हमारी टंग है। अब यहाँ से आप समझना चालू करो, ये हो गया नेसल चैम्बर, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ क्या? गैसेस। क्या है? नेसल चैम्बर। ठीक है, क्या है? नेसल चैम्बर। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया नेसल चैम्बर। ओके, इसके बाद ये जो है कॉमन पाथ, इसको क्या कहा था मैंने? जिसको याद होगा, जिसने उस समय पर ध्यान से सुना होगा, वो साथ में बताता जाएगा। अब यहाँ पर एक तरीके का हमारे पास वॉइस बॉक्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैरिनेक्स कहते हैं, जिसे लैरिनेक्स कहते हैं। ट्रैकिया इसे कहते हैं हम। जो विंड पाइप होती है उसे ट्रैकिंग। फूड पाइप अभी मैंने बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करी, ये पूरी विंड पाइप है, क्योंकि हमारी जो गला होता है उसके अंदर ऐसे फूड पाइप जा रही होती है और ऐसे विंड पाइप जा रही होती है, तो इस तरीके से एक समय पर एक ही चीज हम ऐसे कंसिडर। हाँ, मैंने डाइजेशन वाले पार्ट में करी थी दोनों, लेकिन वो आपको समझाने के लिए की थी। अब यहाँ पर ना कुछ ऐसी कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं, ऐसे कुछ रिंग्स बनी होती हैं। इन रिंग्स को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ब्रॉड करके बनाया डायग्राम। वो रिंग्स क्या काम करती हैं, इसे ध्यान से समझो। आपने एयर ली, ठीक है, जब थोड़े समय के लिए भी यहाँ पर एयर का प्रेजेंस नहीं है, तो एयर प्रेजेंट ना होने की वजह से यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इस पूरे एरिया के अंदर क्या है? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या होगा? ये जो गला है हमारा, ये कोलैप्स हो जाएगा ऐसे, मतलब एक दूसरे की तरफ चला जाएगा वैक्यूम की वजह से। तो ये अगर बंद हो गया तो एयर का ऑक्सीजन का जाना ही बंद हो जाएगा, तो हमारी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। तभी क्या होता है, एक तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर हमारा फूड पार्टिकल इसके अंदर आ सकता है। तो इसीलिए जो हमारा विंड पाइप होता है उसके ऊपर एक चीज़ होती है जिससे हम क्या कहते हैं, मैंने आपको डाइजेशन में बताया था, वो आपको मेरे को वो कमेंट डाउन कर कर बताना है। उसका नाम ई से चालू होता है, तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर कर बताओगे, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं प्रेजेंट। ठीक है, सो अब हम आगे का देखते हैं डायग्राम। आगे अब क्या आएगा? गैस करो आगे क्या आएगा। गैस भी नहीं, गैस क्यों करोगे, मैंने आपको बता ही दिया कि क्या आना है आगे, तो आप याद करो क्या आना है आगे। इसके बाद मैं डायग्राम जरा ड्रॉ कर दूँ, कौन सा कलर था? यही था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे हमारी ब्रोंकाई। ठीक है, यहाँ पर आ गई हमारी, यहाँ ये ब्रोंकाई। ठीक है, ये दोनों तरफ होता है, लेकिन मैं एक ही तरफ बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी ब्रोंकाई होती है। ठीक है, अब इसकी भी फर्दर डिविजन्स होती जाती है, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये इधर भी सेम प्रोसेस होगा, इधर भी होगा। अब देखो, ये क्या है हमारे पास? ब्रोंकाई। ये क्या चीज़ है हमारे पास? ब्रोंकाई। ये क्या है हमारे पास? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी। ये क्या है? सेकेंडरी। ये क्या है? टर्चियरी। टर्चरी। अब ये क्या थे, मैंने आपको बताए थे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर
ये क्या चीज़ आएगी, मैंने आपको समझाया था, ये क्या है, एल्वियोलार सैक, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये एल्वियोलाई होता है। अब इससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, और ये एल्वियोलाई की ना एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रख लेनी है, हाईली वेस्कुलराइज्ड। हाईली वेस्कुलराइज्ड कहने का मतलब, यह नाम आप आगे बहुत बार सुनोगे, उसको कहने का ये मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उससे बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड है, जो ब्लड वेसल्स हैं ज़्यादा कनेक्टेड हैं एल्वियोलाई से। अब यहाँ पर एल्वियोलाई का एक्सचेंज कैसे होता है, ये सब कुछ कहाँ होता है, हमारे लंग्स के अंदर। मैं बता रहा हूँ, ये जो डिवीज़न है ना, ये हमारे ऐसे, ये जो हमारे लंग्स होते हैं, ये जो हमारे लंग्स हैं, एक कैविटी सी, हल्की सी कैविटी रहती है जहाँ पर हमारा हार्ट होता है लंग्स के अंदर। ये एक बड़ा छोटा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर ऐसे ऐसे ये डिविजन्स बनी होती हैं, और यहाँ पर ऐसे एल्वियोलाई होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एल्वियोलाई के फंक्शन पर। एल्वियोलाई कैसे काम करता है, यहाँ पर ये मे भी ना दिखे ना, हाइलाइटर नहीं दिखेगा इसमें। ठीक है, एल्वियोलाई का काम हम देखते हैं। ये एल्वियोलाई है, ठीक है। ये एल्वियोलाई जो है, ये हाईली वेस्कुलराइज्ड है, मैंने जैसा कि आपको बताया था। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रख लो कि, एक चीज ध्यान में रख लो कि यहां से आया क्या, यहां से एक चीज आई, ब्लड। क्या आया, ब्लड। अब इस चीज को ध्यान से सुनना, यहां से आया ब्लड। मैं रेड कलर से जब भी दिखाऊंगा, क्या, रेड कलर से जब भी दिखाऊंगा, तो इसका मतलब समझ लेना CO2 है ब्लड के अंदर अभी के लिए। और मैं ब्लू कलर से जब भी दिखाऊंगा, तो समझ लेना ऑक्सीजन है ब्लड में। तो अब ये जो ब्लड है, ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर हुआ ट्रेवल। अब हमने देखा था डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन हमेशा सिंगल मेम्ब्रेन से होता है। किससे, सिंगल मेम्ब्रेन से होता है। तो ये हमने क्या कहा था कि ये इतनी डिवीजन हो जाती है ब्रोंकाई में कि ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन का बन जाता है। और क्योंकि यहाँ से आया ब्लड डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाला, मैं लिख नहीं रहा, मैंने आपको कलर से बता दिया। तो अब ये CO2 वाला ब्लड जो है, ये क्या करेगा, देखो अब यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पे ब्लड कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पर इस कलर से बना देता हूँ, ये ब्लड नहीं है। यहाँ पर क्या है, सारा O2 और ऑक्सीजन भरी हुई है। डिफ्यूजन होगा यहाँ पर, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है, यहाँ पर हाई CO2 है, यहाँ पे लो। तो हाई से लो में CO2 ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ से हाई से लो में O2 ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब ये वाला जो ब्लड है यहाँ पर, ये कैसा हो गया, ऑक्सीजन रिच। यहाँ पर जो ब्लड हो गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड। और ऐसे ही वाइसे वर्सा हो गया, CO2 एल्वियोली में चला गया, सामने सांस ली, हो गया एक्सचेंज। जब आपने सांस छोड़ी, तो क्या निकला, यहाँ पे जब CO2 भर गया, यहाँ पे जब CO2 भर चुकी है, यहाँ पे अब मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे CO2 भर गई, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी CO2, एल्वियोली से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ब्रोंकाई, फिर हमारा ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया के बाद फेरनेक्स, फेरनेक्स से नाक के द्वारा बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज इस तरीके से हुआ। अब ये आप सोच रहे हो कि ब्लड कहाँ से आया, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे वैसे तो, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, ये ब्लड आया हार्ट से, और ये ब्लड भी जाएगा हार्ट में, और हार्ट हमारी बॉडी में भेजेगा। हार्ट का काम क्या होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हार्ट के बारे में बताऊंगा। मान लो ये है चीज, कोई पंप है, यहाँ से आया बॉडी से ब्लड, ये ऐसे पंप जो है बटा हुआ है चार हिस्सों में। यहाँ पे आया ब्लड बॉडी से, जो कि CO2 वाला है रेड कलर का, यही ब्लड यहाँ पे पंप होकर हमारे लंग्स में गया, फेफड़ों में, ये हमारे फेफड़ों में गया, फेफड़ों में ये चीज हुई एल्वियोली में, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ब्लड यहाँ पर आया, और यहाँ पे आने के बाद हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ये चलो मेरी बॉडी के अंदर
मैंने खुद ही को बना दिया, मेरी बॉडी के अंदर आ गया वापस। ठीक है, तो ये होता है हार्ट का फंक्शन, जो कि हम बहुत ही डीप में पढ़ेंगे हमारा ट्रांसपोर्टेशन के वक्त। ठीक है, अभी आपको आई होप कि आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं आपको ना एक और चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर, छोटी सी, जो कि आज की वीडियो मतलब हल्की सी बड़ी हो जाएगी इसी चीज़ के लिए। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है? देखो, दो चीज़ें होती हैं ब्रीथिंग के दौरान, इनहेलेशन होता है और दूसरा क्या होता है? एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक सेकेंड। हाँ, इनहेलेशन का दूसरा नाम होता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, ठीक है, और इसी तरीके से इसका एक्सपीरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, हमारे पास दो टर्म होती है यहाँ पर। जैसे हम सांस ले रहे हैं, मैं डायग्राम भी नहीं बना रहा, ये हल्की सी चीज़ आपको थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी है कि जैसे हमने सांस ली, ये हमारा चलो छोटा सा डायग्राम बना ही लेते हैं। ये हमारा मुंह है, मान लो ये हमारा मुंह है, और यहाँ पे ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, और ये हमारा डायाफ्राम है, जो कि रिलैक्स स्टेट में ऐसा डोम शेप्ड होता है। हमने एक्सेल कर दिया तो हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब एक्सेलेशन में डोम शेप्ड हो जाता है हमारा डायाफ्राम। और जब आप इनहेल करते हो तो आपकी जो चेस्ट वाली मसल्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टेरनम, जिसे याद करना है कर लो, जिसे नहीं करना नेग्लेक्ट कर दो, एनसीईआरटी में कहीं नहीं पूछेगा। जो हमारा स्टेरनम है, ये वाली मसल्स, ये वाली मसल्स, ये अपवर्ड चली जाती है इनहेलेशन में, और डायाफ्राम जो है एकदम स्ट्रेट हो जाता है, एकदम स्ट्रेट हो जाता है। कब? इनहेलेशन वाली स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब ऐसा नहीं है ऐसा स्ट्रेट या ऐसा स्ट्रेट, मतलब एक तरीके से फ्लैट प्लेन स्ट्रक्चर में हमारा फ्लैट हो जाता है। इस पे मैं लिख देता हूँ, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, और जो हमारे स्टेरनम होता है ये अपवर्ड चला जाता है, अ, ये डाउनवर्ड हो जाता है जब हम ले लेते हैं सांस एक्सलेशन में, और अपवर्ड चला जाता है यहाँ पर। ये और भी कई चीज़ें होती हैं, थोरेसिक कैविटी इसको हम पूरा कहते हैं, लेकिन बस इतना ही आपको मेरे को ये समझाना था इसके अंदर कि ये चीज़ कैसे होती है। मैं इस अरे एक सेकेंड, इसको मैं ज़रा रब कर देता हूँ। इसमें आपको इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद करो, याद रखो कि डायाफ्राम डोम शेप्ड में होता है एक्सलेशन के दौरान, और फ्लैट हो जाता है इनहेलेशन के दौरान। और जो स्टेरनम मतलब जो हमारी चेस्ट मसल्स होती हैं, मैंने ये भी रब कर दिया यार, जो हमारी चेस्ट मसल्स होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं इनहेलेशन के दौरान। मेरे को आपको इतना समझाना था बस, रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन का टॉपिक सारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में? आई नो कि ये लेक्चर कई दिनों बाद आया ड्यू टू सम प्रॉब्लम, तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन। फिर आई होप, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि प्लांट्स और ह्यूमंस दोनों है ना ट्रांसपोर्टेशन में, तो मेरी इसके दो लेक्चर हो सकते हैं, बट मैं कोशिश यही रखूँगा कि इसको मैं एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दूँ। ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के बाद हम हमारी और 3 वीडियो बन जाए, एक तो ट्रांसपोर्टेशन की, एक्सक्रीशन की, और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, क्योंकि एक्टिविटी इसमें इतनी ज़रूरी नहीं होती। बायो के अंदर आप खुद ही रीड कर लोगे एक्टिविटीज़, उसमें भी हम एक दो मेरे को जो ज़रूरी लगेंगी मैं उसके अंदर कंसिडर करवा दूंगा, मैं उसके बारे में भी बात कर लूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहने वाला है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल पे न्यू हो तो लाइक कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर भी कर देना, और कमेंट में बताना जो भी मैंने आपको चीज़ें बोली है। एक चीज़ मैंने आपको बताने को